आज का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था और यह कब तक चला? तो यहां पर याद रखिएगा, जितने भी छोटा नागपुर के अंतर्गत इलाके थे, तो यहां पर छोटा नागपुर प्लस अगर यहां पर बात करेंगे जंगल महाल का एरिया, और नेक्स्ट था इसमें हमारा मिदनापुर। ये तीन जगहों को मिलाकर हमारा दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। यह दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। बोलो पूजा, क्या पूछ रही थी? सर सीमांत मतलब फ्रंटियर होगा। फ्रंटियर, हाँ। साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, पूरा का पूरा इंग्लिश हो जाएगा साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो यहां पर याद रखिएगा, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी में छोटा नागपुर है, जंगल महाल का इलाका है तथा मिदनापुर का इलाका है। ये तीन इलाकों को मिलाकर आपका स्थापित किया गया है। तो यहां पर याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों मिलकर बनाए गए थे 1834, जो कि कार्यरत रहा 1834 से लेके 1854 तक। तो यहां पर यह करीब करीब आपका 20 वर्षों तक यह एजेंसी कार्यरत रही। अब यहां पर दूसरा प्रश्न इसी से आएगा आपका, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का मुख्यालय कहां था? साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहां था? ऑप्शन आप लोग को मैं दे देता हूं। चलिए अब बताइए, चार ऑप्शन आपके पास है, चारों ऑप्शन से निकालिए और बतलाइए कि कहां था। दक्षिण पश्चिम वेस्टर्न एजेंसी का मुख्यालय कहां था? उम्मीद करता हूं लगभग लगभग 90% इसमें आंसर गलत होगा आप लोगों का, क्योंकि इसका सही आंसर है लोहरदगा, जो कि आमतौर पर हम लोग किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हेड ऑफिस के रूप में हम लोग देखने के आदी नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा, हम लोगों को ये सब बिल्कुल मानने में दिक्कत होगी कि लोहरदगा भी किसी भी चीज का हेड ऑफिस हो सकता है। तो यहां पर, क्योंकि अभी वर्तमान में वैसी कोई स्थिति लोहरदगा की है नहीं, तो यहां पर याद रखिएगा इसलिए ये आंसर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि सीधा सा यहां पर याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, ये क्वेश्चन ही आपका हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, और यही कारण है कि जेपीएससी इसको क्वेश्चन बना सकती है। तो एकदम से पक्का इसको मान के चलिए, इसके आने के चांसेस इस जेपीएससी में अच्छे खासे हैं हमारे। अब यहाँ पर लोहरदगा एजेंसी का प्रधान जिला था, यहाँ पर रॉबर्ट आउसले ने लोहरदगा जिला अधिकारी नियुक्त किया गया था। यहां पर याद रखिएगा 1584 में। अब ये आउसले वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक लाइन में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, रॉबर्ट आउसले। रॉबर्ट आउसले यह आपका लोहरदगा का जिला अधिकारी नियुक्त किया गया था, डीसी, जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यही आपका अपॉइंट किया गया था। हालांकि आने का प्रश्न इसके कम ही है।
लेकिन फिर भी जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जेपीएससी में कौन से क्वेश्चन जो सेट करेगा वो कहीं से चोरी नहीं करेगा, वो भी तो कहीं ना कहीं से चोरी ही करेगा, तो फिर सोचना क्या है। अब यहां पर याद रखिएगा 1854 में इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाएगा, तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को समाप्त कर संपूर्ण छोटा नागपुर को बंगाल के अधीन कर दिया गया। यहां पर याद रखिएगा छोटा नागपुर को बंगाल के अधीन कब किया गया था। दूसरा प्रश्न यहां पर आएगा, छोटा नागपुर को बंगाल के अधीन कब किया गया था। सीधा सा याद रखिएगा 1854, कोई डाउट नहीं, यहां पर सीधा सा 1854 होगा, क्योंकि अक्सर प्रश्न आता है कि छोटा नागपुर को या झारखंड को या बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, लेकिन जोड़ा कब गया ये भी तो जानना है। तो जोड़ा गया था 1854 में। अलग करने पर 10 बार क्वेश्चन बन चुका है, तो अलग करने का छोड़ दीजिए, यहां पर जोड़ा कब था पहले ये पकड़िए। तो जोड़ा था 1854 में। अब यहां पर जब बात करते हैं, इसे जोड़ दिया गया कलकत्ता के रूप में यहां पर, तो यहां पर याद रखिएगा अब यहां पर एक कमिश्नर के अधीन लोहरदगा, हजारीबाग, मानभूम, सिंहभूम, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, गंगापुर इत्यादि आपके राज्य थे। तो इस कमिश्नरी का नाम छोटा नागपुर रखा गया था। तो यहां पर याद रखिएगा आपका, अब यहां पर क्या रखा गया, छोटा नागपुर कमिश्नरी, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखिएगा छोटा नागपुर कमिश्नरी। कौन कौन से इसके अंतर्गत होंगे। अब 1854 में छोटा नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत कौन कौन था, यहां पर याद रखो। इंटरव्यू में एक आपका क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि झारखंड की जो एक प्रकार से बृहत या ग्रेटर झारखंड का जो संकल्पना है, उसमें उड़ीसा के भी राज्य हैं, उसमें बंगाल का भी हिस्सा है, उसमें छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा है, ये तीन तीन स्टेट इसमें और घुसे हुए हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया अगर बात करेंगे, तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मेंस के एग्जाम के लिए भी चाहिए, साथ में आपको चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट किताब में लिखा लिखाया लिखिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अगर नंबर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा बाकी सबसे अच्छा, बेहतर और मौलिक, यानी कि ओरिजिनल राइटिंग। तो ओरिजिनल राइटिंग के लिए पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, जो कि बाजार में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो कोई बुक स्टॉल पर नहीं मिलेगा, वो कोई आपको क्या कहते हैं किसी टीचर के पास नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं आपको कि इस ओर सोचना शुरू कीजिए, क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है। तो यहां पर छोटा नागपुर कमिश्नरी में कौन कौन से जिला है, जरा देख लो कौन कौन सा है। सबसे पहले बात कर रहे हैं लोहरदगा, नंबर 1 है हमारा। नंबर 2 क्या है हमारा, हजारीबाग। तीसरा यहां पर क्या है, मानभूम, मानभूम यानी संथाल परगना, मानभूम संथाल परगना। सिंहभूम, इसके अलावा और कौन सा है हमारा, सरगुजा। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, सरगुजा छत्तीसगढ़ का इलाका है। जसपुर, यह भी छत्तीसगढ़ का इलाका है। इसी में बात करेंगे उदयपुर, उदयपुर। अब ये उदयपुर कम से कम राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये दिमाग नहीं लगा लेना कि राजस्थान भी घुस गया इसमें। तो उदयपुर ये आपका छत्तीसगढ़ का ही इलाका है। गंगापुर, ये सारे के सारे हमारे राज्य के हिस्से थे, इस छोटा नागपुर कमिश्नरी के ये सारे के सारे हिस्से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में
सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? किसमें? छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? कोई जवाब देंगे? आकाश, जवाब मिलेगा? श्वेता नहीं है तो जवाब नहीं आ रहा है। 2 दिन उसका एग्जाम है, तब तक आप लोग का जवाब आ नहीं रहा है। चलिए, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सबसे बड़ा क्षेत्र था आपका मानभूम। याद रखिएगा, मानभूम, संथाल परगना, संथाल परगना। तो ये संथाल परगना, इसे याद रखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सबसे बड़ा क्षेत्र मानभूम संथाल परगना का क्षेत्र है यहाँ पर। अब इस संथाल परगना में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि संथाल परगना में कौन कौन से क्षेत्र थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मानभूम का इलाका अगर बात कर रहे हैं तो सीधे तौर पर हमारा कौन कौन सा इलाका है? झरिया, जो कि कोयला के लिए फेमस है, कतरास, पर्रा, रघुनाथपुर, बालमुंडी, ईचागढ़, ईचागढ़, बलरामपुर, बलरामपुर, पंचेत, अमीय नगर, ये पता नहीं कहाँ है, चतना, बड़ा भूम। तो ये सारे के सारे आपके क्षेत्र थे जो मानभूम के अंतर्गत आ रहे थे। तो मानभूम के अंतर्गत आने वाले इतने इतने क्षेत्र हैं आपके। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, क्योंकि झारखंड का इतिहास अगर बात करेंगे तो 50 पेज में सब कंप्लीट हो जाता है। तो 50 पेज में अगर कहानी ना बोला जाए तो ये 30 से 35 पेज का है आपका, 30 to 35 पेज का पूरा कहानी है इसमें। तो याद रखिएगा, फैक्ट अगर देखेंगे तो 35 पेज का पूरा लिटरेचर में अगर आपका मान लीजिए 25 क्वेश्चन भी दे रहा है तो आप लोग को कितना छोटा छोटा क्वेश्चन करेगा ये समझ सकते हैं आप लोग। अब यहां पर याद रखिएगा, जो चतना क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, 1767 में फर्ग्यूसन ने मानभूम क्षेत्र में 5 बड़े शक्तिशाली जमींदारों को देखा था। तो इसमें से अब यहां पर फर्ग्यूसन, जो कि आपका 1767 में, फर्ग्यूसन अंग्रेजी अधिकारी था। इसने 5 बड़े, यहां पर 5 बड़े जमींदारों को देखा था। कौन कौन से जमींदार इसमें से शामिल थे? पहला है आपका मानभूम, बड़ा भूम, सुपूर, सुपूर, अमीय नगर और चतना, और चतना। जब तक आप उस पर्टिकुलर इलाके के नहीं है तब तक झारखंड को आप पूरा का पूरा नहीं पकड़ पाएंगे, याद रखिएगा। मानभूम, बड़ा भूम, सुपूर, अमीय नगर, चतना, क्योंकि बहुत सारे नाम हल्के हल्के ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इस क्षेत्र की जनता का ने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया था। सीधा सा यहाँ पर सैनिक कार्रवाई से भी फर्ग्यूसन का कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर एक टुकड़ी को परमानेंट शिफ्ट कर दिया गया।
सैनिक कार्रवाई हुई, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ा। नतीजा एक टुकड़ी को यहाँ परमानेंट रखा गया था, सिर्फ इस मानभूम के अगल बगल के इलाकों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ हर दूसरे साल कोई ना कोई रिवोल्ट हो ही जाता था। इसी प्रकार से मानभूम के अलावा सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां पर भी नियंत्रण की कोशिश कर रही थी कंपनी, लेकिन यहां पर भी बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलती है। हाँ अनामिका, यहां पर बात कीजिएगा फर्ग्यूसन जब आता है 1767 में, तो 5 बड़े जमींदारियों को देखता है इस क्षेत्र में। इसमें से एक मानभूम था, दूसरा बड़ा भूम था, तीसरा सुपूर, चौथा अमीय नगर, पांचवा चतना। अब ये सारे के सारे पांचों क्षेत्र है, ये इजिली अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं आते हैं। तब यहाँ पर एक कंप्लीटली टुकड़ी को रखना पड़ता है कि जो इन पांचों इलाकों को, पांच ही जमींदारियों को कंट्रोल कर सके। एक बार अंग्रेज एक साइड से कंट्रोल करता था, दूसरे साल फिर यहाँ पर रिवोल्ट हो जाता था। तो एक साइड इधर से कंट्रोल तो हुआ, दूसरे साइड रिवोल्ट हो गया। नतीजा ये सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका था, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने एक अपनी टुकड़ी परमानेंट रख दी जिससे इनको कंट्रोल किया जा सके। वहीं पर अगर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, तो 1837 की बात करते हैं। तो 1837 में कैप्टन विल्किंसन, यहां पर याद रखिएगा, कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन ने किस क्षेत्र पर धावा बोला था? तो यहां पर याद रखिएगा कैप्टन विल्किंसन ने संथाल परगना पर धावा बोला था। अब यहां पर अंग्रेज इतने काइंड हार्टेड थे, इतने दयालु थे कि आप उसका एग्जाम्पल देखिए। अंग्रेजों ने किस गांव को जला डाला था? अंग्रेज कितने काइंड हार्टेड थे, जरा इसका उदार हृदय का परिचय देख लीजिए। एपिनला सिंगी, इपिनला सिंगी, और दूसरा था पंगा। नाम ही है पंगा, तो पंगा तो यहां होगा ही होगा। इपिनला सिंगी और पंगा, ये दोनों के दोनों गांवों को अंग्रेजों ने जलाकर राख कर दिया था। लोकतंत्र की स्थापना के लिए कर रहे थे, ये सब काम लोकतंत्र की स्थापना के लिए कर रहे थे। अंग्रेज आए थे यहाँ के लोगों को सभ्य बनाने के लिए। तो ये सभ्य बनते हुए लोग हैं जिनको जला जला के अंग्रेज सभ्य बना रहे थे। सोच सकते हैं कि कितने क्रूर हुआ करते थे ये अंग्रेज, और इसमें दया धर्म ये सारा का सारा कहाँ इनके बीच में था, ये आप समझिए। आज के टाइम में जहां देखोगे अमेरिका और ब्रिटेन सबको उपदेश देता फिरता है, पहले अपने गिरेबान में तो झांक ले कि उनके पूर्वज कैसे थे। अब यहां पर याद रखिएगा, विल्किंसन ने किस क्षेत्र के लिए विल्किंसन रूल्स बनाया था? विल्किंसन रूल्स बनाया था।
विल्किंसन ने किस क्षेत्र के लिए विल्किंसन रूल बनाया था जिसमें 31 नियम थे, जिसमें 31 नियम थे? किस क्षेत्र के लिए बनाया था? कोल्हान, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट। तो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट एक बना था और विल्किंसन ने यहां पर 31 नियम बनाए थे जिन्हें विल्किंसन रूल के नाम से जाना जाता है। तो ये कोल्हान क्षेत्र के लिए था, सिंहभूम का इलाका कोल्हान क्षेत्र के लिए। उस समय सरायकेला राज्य का क्षेत्रफल कितना था? याद रखिएगा यहां पर 1767 की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। आप लोग को लग रहा होगा अभी कि पता नहीं ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा क्या? नहीं, ये पूछता है, इस प्रकार का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है ये। उस समय सरायकेला राज्य का क्षेत्रफल कितना था? तो याद रखिएगा उस समय सरायकेला राज्य का क्षेत्रफल 700 वर्ग किलोमीटर था, 700 स्क्वायर किलोमीटर। 700 स्क्वायर किलोमीटर एक बहुत बड़ा इलाका होता है। हेक्टेयर वगैरह नहीं है, याद रखिएगा, हेक्टेयर एकड़ नहीं है, किलोमीटर है। 700 किलोमीटर का इनका पूरा का पूरा रकबा था। जबकि खरसावां 225 स्क्वायर किलोमीटर का था। खरसावां, अर्जुन मुंडा यहीं से जीतते हैं, खरसावां। तो खरसावां 225 स्क्वायर किलोमीटर का था। यहां पर याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, खरसावां और सरायकेला दोनों के बारे में यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी, ईस्टर्न स्टेट एजेंसी को सरायकेला का भार दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? सवाल यहां पर यह है, ईस्टर्न स्टेट एजेंसी को सरायकेला का भार दिया गया था। ईयर था यह आपका 1834। 1834।
नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे संथाल परगना के बारे में। तो यहाँ पर अब संथाल परगना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। संथाल परगना में यहाँ पर क्या है हमारा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एनिसेंट इंडिया का हिस्ट्री, एनिसेंट मिडाइवल इंडिया का हिस्ट्री याद दिला दें आपको। जब मान सिंह बंगाल विजय के लिए जा रहा था, तब यहां पर अगर बात करेंगे संथाल परगना के लोगों ने उनकी सहायता की थी। तो यहां पर याद रखिएगा, यह मानसिंह जब बंगाल विजय के लिए जा रहे हैं तब यहां पर संथालों ने उनकी सहायता की थी। अब यहां पर याद रखिएगा, इस कारण यहां पर जागीर मिला, इस कारण संथाल परगना के लोगों को जागीर मिली थी। याद रखिएगा, यह अकबर के शासनकाल की बात है। यह वही, अब यह क्षेत्र क्या कहलाता था, यह क्षेत्र मालेर, याद रखिएगा यह क्षेत्र मालेर कहलाता था। तो यह क्षेत्र मालेर कहलाता था। तो यह क्षेत्र आपका मालेर कहला रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर था कि शुरुआत में ये यहां से मिला। अब मालेर का ये पूरा का पूरा यहां पर जनजाति को भी मालेर ही कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ जो जनजाति पाई जाती है उसको भी मालेर नाम से ही जाना जाता है। तो यह क्षेत्र मालेर कहलाता था और यहाँ के रहने वाली जनजाति भी मालेर ही कहलाती है। बंगाल में सबसे भीषण अकाल, अकाल यानी ड्राउट, कब पड़ा था? चलिए इसका आंसर कम से कम आप लोग कीजिए, इसका आंसर आप लोग कम से कम कीजिए। बंगाल में सबसे भीषण अकाल कब पड़ा था जिसमें 1/3 लोग मारे गए थे? 1/3 लोग क्या किए थे, मारे गए थे बंगाल के। ईयर था 1770 में। और अंग्रेज इसमें भी इतने काइंड हार्टेड थे कि इन्होंने घास के ऊपर इस दिन दोनों टैक्स लगाया था। घास समझ रहे हैं ना, जानवरों का खाने वाला चारा। जब देखा कोई पैसा नहीं मिल रहा है, सारे के सारे, यहां तक ये स्थिति था कि आदमी मरे हुए आदमी को खाने लगा था। इस अवस्था में लोग पहुंच चुके थे। 1/3 पॉपुलेशन, जिधर देखो उधर लाशें गिरी हुई थी, कोई इनको दफनाने वाला नहीं था। कुछ लोग आदमी का मांस ही खाने लग गए थे। तो उस अवस्था में अंग्रेज सरकार ने और अपनी दयालुता का प्रकाष्ठा दिखलाया और उन्होंने जानवरों के चारे के ऊपर, घास के ऊपर भी टैक्स लगा के उस समय पैसे कमाए थे। तो आप समझ सकते हैं कितने महान लोग अंग्रेज थे हमारे देश में। और अगर कोई आज कहे कि अंग्रेजों ने भारत के लिए कुछ किया है, तो आप उसको ये जरूर बताना कि अंग्रेजों ने क्या किया था भारत के और भारतीयों के लिए। कि कोई भी व्यक्ति आपको बताने के लिए आ सकता है कि देखो अंग्रेज कितने महान थे, तो आप जरूर बताइए कि क्या किया था। अब यहाँ पर एक टॉपिक हम लोग छोटा सा उठाएंगे एक अंग्रेज के बारे में, जिसे कैप्टन ब्रुक कहेंगे। यहाँ पर कैप्टन ब्रुक, अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग को यहाँ पर
प्राप्त करनी है। कैप्टन ब्रुक, कैप्टन ब्रुक ने संथाल परगना पर आक्रमण कब किया था? यहाँ पर संथाल परगना पर आक्रमण कब किया था? याद रखिएगा 1771 ईस्वी। ये टाइम पीरियड था 1771 स्थित ईस्वी। यहाँ पर 1771 का ये पूरा टाइम पीरियड है जिसमें ये किया गया था। यहां पर याद रखिएगा, अब देखिए हमारे इतिहास लेखक लोग कितना अच्छा अच्छा चीज लिखते हैं। जरा एक और देख लीजिए थोड़ा सा इसकी वानगी। राजमहल के पहाड़ियों में सभ्यता का अग्रदूत, बाप रे बाप, अग्रदूत किसे माना जाता है? क्यों माना जाता है ये भी मैं बतलाऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए किसे माना जाता है। राजमहल के पहाड़ियों में सभ्यता का अग्रदूत किसे माना जाता है? अग्रदूत, आकाश अग्रदूत, इसमें जिसे कहेंगे दूत का तो आप जान ही रहे हो, इनवॉय। तो फर्स्ट इनवॉय कौन था कल्चर का? सभ्यता का विस्तार प्रसार प्रचार किसने किया था? तो अग्रदूत यानी कि फर्स्ट पर्सन जो, या पहला एक व्यक्ति जो संदेश लेकर पहुंचा था सभ्यता का, वो कौन था? ये हमारे इतिहासकार कहते हैं। कौन कौन इतिहासकार हैं उनसे मतलब नहीं हमको, लेकिन यहाँ हमारे इतिहासकार कहते हैं। तो ये हमारा कैप्टन ब्रुक। ये कौन था हमारा? कैप्टन